नमस्कार दोस्तों। साल 1913 जब बॉलीवुड की सबसे पहली साइलेंट फीचर्ड फिल्म राजा हरिश्चंद्र मुंबई के ओलंपिया थिएटर में रिलीज की जाती है, जो कुछ ही दिनों में कमर्शियली वन ऑफ द सक्सेसफुल फिल्म का खिताब अपने नाम लिखवा लेती है। और इस फिल्म के रिलीज होते ही भारत में फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत होती है। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र के डायरेक्टर कम प्रोड्यूसर श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के जी ने भारतीय सिनेमा को अपने जीवन के 19 साल देकर कई बेहतरीन फिल्में बनाई हैं, जो सालों तक लोगों के दिलों पर राज करती आई हैं, जैसे सत्यवन सावित्री, लंका दहन, श्री कृष्ण जन्म, कालिया मर्दन। देश की आजादी के बाद भारतीय सरकार ने श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के जी के सम्मान में दादा साहेब फाल्के अवार्ड को संगठित किया, जो सिनेमा के क्षेत्र में इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड है, जो डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल हर साल नेशनल फिल्म अवार्ड में उन लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित करता है जिन्होंने इंडियन सिनेमा की ग्रोथ और डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया होता है। दोस्तों, इंडियन सिनेमा की शुरुआत के कुछ ही सालों के भीतर लगभग 15 सालों के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, जो लोगों को सिनेमा की तरफ और ज्यादा आकर्षित करने लगता है। साल 1931 में भारतीय सिनेमा घरों में पहली बार एक साउंड मूवी रिलीज की जाती है, जिसका नाम है आलम आरा। इसी तरह साल 1937 में फिर से एक बार भारतीय सिनेमा में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आता है, जब सिनेमा घरों में भारत की सबसे पहली कलर मूवी रिलीज की जाती है, किशन कन्या। दोस्तों, भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर में ऐसी मूवीज बनाई जाती थी जिनकी कहानियां या तो भारतीय इतिहास को या माइथोलॉजिकल स्टोरीज को दर्शाती थी। ऐसी कहानियों पर आधारित पिक्चरों से उस समय की जनता इजीली रिलेट कर पाती थी, क्योंकि उन लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों से कहीं ना कहीं इन कहानियों के बारे में सुना या पढ़ा हुआ होता था। लेकिन साल 1950 में फिल्मी जगत के कई जाने माने डायरेक्टर्स जैसे बिमल रॉय, सत्यजीत रे ऐसी कहानियों पर मूवीज बनाते हैं, जो उस समय के समाज में रहने वाले किसी भी आम आदमी की जिंदगी की तकलीफों को, उसके जीवन की छोटी से छोटी खुशी को बड़े पर्दे पर दर्शाती थी, जिससे जब कोई ऐसी मूवीज देखता था तो उसे अपनी जिंदगी अपनी आंखों के सामने दिखाई देती थी। दोस्तों, साल 1950 से लेकर 1960 का समय इंडियन सिनेमा के लिए गोल्डन एज माना जाता है, क्योंकि इस दौर में मूवीज को बनाने के लिए कई सारी टेक्निक्स को अपनाया गया, जैसे स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स, सोशल थीम्स पर मूवीज बनाई गई। बॉलीवुड में रोमांटिक सॉन्ग्स को भी इसी दौर में इंट्रोड्यूस किया गया, जो लोगों को बहुत पसंद आया। हमें इंडियन सिनेमा की गोल्डन एज का सबूत इस बात से मिलता है कि उस समय साल 1957 में बहुत कम रिसोर्सेज के साथ, बहुत कम बजट के साथ डायरेक्टर महबूब खान ने एक एपिक मूवी मदर इंडिया बना दी, जिसमें गांव में रहने वाली एक गरीब माँ साहूकारों की गिद्दनुमा नजरों से बचते, गरीबी से लड़ते हुए अपने बच्चों को पालती है। इस मूवी ने उस समय के समाज में रहने वाली औरतों की दयनीय हालतों को बड़े पर्दे पर दर्शाया था। अगर आपने मदर इंडिया नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये मूवी जरूर देखें। आपको 1950 के दौर के समाज के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। 1960 से लेके 1970 के बीच में आज के मॉडर्न बॉलीवुड सिनेमा का जन्म होता है। दोस्तों, इस 10 साल के अंतरकाल में बॉलीवुड में बेसिकली दो तरह के जॉनर्स की मूवीज का डोमिनेशन होने लगता है, रोमांटिक और एक्शन मूवीज। दोनों ही जॉनर्स में कई सारी मूवीज बड़े पर्दे पर रिलीज की जाती हैं, जहां एक तरफ कारवां जैसी एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी बड़े पर्दे पर छाई रही, वहीं दूसरी तरफ मुगले आजम जैसी रोमांटिक मूवी ने लोगों के दिलों पर राज किया। दोस्तों, इस दौर में एक्शन मूवीज में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। आर.डी. बर्मन द्वारा ऐसे टाइटल ट्रैक्स कंपोज किए गए जो एक्शन मूवीज में विलेन के किरदार पर एकदम फिट बैठते थे, जिसे लोगों ने खूब सराहा। 1980 के दशक में ऐसी मूवीज बनने लगती हैं जो बॉलीवुड में रोमांटिज्म को प्रमोट करती हैं, जिसमें मूवी की स्टोरी के साथ साथ ऐसे ऐसे रोमांटिक सॉन्ग्स रिलीज किए जाते हैं जो लोगों के दिलों को छू जाते हैं। 1990 आते आते बॉलीवुड ने रोमांटिक जॉनर्स पर अपनी इतनी अच्छी पकड़ बना ली कि उसने देखने वालों के साथ साथ समाज को भी इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। 1995 में रिलीज हुई DDLJ आज भी मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में दिखाई जाती है। दोस्तों, बॉलीवुड में रोमांटिज्म का दौर कुछ ऐसा रहा जिसने लोगों को फिल्मी दुनिया की तरफ और ज्यादा आकर्षित करना शुरू कर दिया। लेकिन इंडियन सिनेमा में सबसे बड़ा चेंज तब आया जब पहली बार कोई भारतीय मूल की पिक्चर इंडिया से बाहर रिलीज होती है। साल 2000 में आई आमिर खान स्टारर लगान जब विदेशों में रिलीज की गई, तब उस समय पहली बार विदेशी मूल के लोगों को भारतीय सभ्यता से जुड़ने का मौका मिला। देखते ही देखते इंडियन सिनेमा की डिमांड विदेशों में बढ़ने लगी, जिसने रातों रात कहो ना प्यार है के लीड एक्टर ऋतिक रोशन को वर्ल्ड वाइड स्टारडम दिया। दिल चाहता है, कल हो ना हो, रंग दे बसंती, स्वदेश, स्लम डॉग मिलियनियर, 3 इडियट्स जैसी कई मूवीज ने साल 2000 से 2010 के बीच में पूरी दुनिया में बॉलीवुड की अपनी एक जगह बना दी। दोस्तों, साल 2010 के बाद
बॉलीवुड में एंट्री होती है आइटम सॉन्ग्स की, जिनका उस पिक्चर की कहानी से कोई लेना देना नहीं होता। जिस पिक्चर में ऐसे आइटम सॉन्ग्स दिखाए जाते हैं, असल में ये आइटम सॉन्ग्स का चलन मूवीज को प्रमोट करने के लिए शुरू किया गया। मतलब मूवी चाहे जितनी भी बकवास हो, मूवी के अंदर आइटम सॉन्ग्स का सिर्फ एक ही मकसद रहता है, थिएटर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठी करना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आइटम सॉन्ग्स में कोई बुराई है, लेकिन घटिया मूवी को आइटम सॉन्ग्स के जरिए प्रमोट करना, ये चीज ठीक नहीं है। हालांकि इस दौर में कई ऐसे डायरेक्टर्स हुए जिन्होंने विज्ञान की सहायता से अपनी मूवीज में वीएफएक्स का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। दोस्तों, आज के इंडियन सिनेमा में आपको असल रूप में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जिसमें सच्ची घटनाओं से लेकर काल्पनिक घटनाओं पर या तो मूवीज बनाई जा रही हैं या सीरीज। आज भारत में इंटरनेट रिवॉल्यूशन आने की वजह से लोगों के पास अपने एंटरटेनमेंट की चॉइस रहती है। अब कोई भी सिर्फ आइटम सॉन्ग्स देखने के लिए थिएटर नहीं जाता। अगर मूवी अच्छी है तो इंटरनेट के जरिए वो अपने आप ही ब्लॉकबस्टर बन जाती है। दोस्तों, ये था बॉलीवुड का अभी तक का सफर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इस तरह का कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आखिर मुझे भी तो मोटिवेशन की जरूरत है। धन्यवाद।